इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न करेंगे। इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। ये जो यहाँ पर 5 कथन दिए हुए हैं, कौन सा सत्य कौन सा असत्य है हमने ये बताना है और साथ में उसका कारण भी देना है। तो देखो, कारण के लिए आप क्या करेंगे कि आपको ये बताना होगा कि यूक्लिड की कौन सी अभिधारणा इसमें है या कौन सी अभिगृहित लगी है, वो आपने कारण का रूप उसमें देना है। ठीक है, ओके। तो पहला पार्ट इसका है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। क्या बात ये सत्य है या असत्य है? सोचो, एक बिंदु है, इससे होकर क्या हम केवल एक ही रेखा खींच सकते हैं? देखो, आप भी समझते हैं कि एक बिंदु से होकर ये रेखा जा रही है, लेकिन ये भी तो जा रही है और ये भी जा रही है और ये भी जा रही है। ये सभी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जा रही हैं, तो ये कथन असत्य है। तो इसको हम लिखेंगे कि असत्य है। और कारण इसमें क्या लिखेंगे हम? देखो, ये तो हम वही जो मैंने अभी आपको समझाया कि एक बिंदु लेकर, ये बिंदु है और यहाँ से होते हुए हम रेखाएं खींचेंगे कि जैसे ये खींच दी हमने। माना एक बिंदु P है, तो P से होकर हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं, जैसे कि इस आकृति में हम देख सकते हैं। तो इस तरह से अपना आंसर हम लिखेंगे कि यूक्लिड की अभिधारणाओं के अनुसार एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, जैसा कि इस आकृति में हम देख सकते हैं। ओके, आप रेखा के लिए ऐसे एरो यहाँ पे लगा सकते हैं। अब देखो, आपके सिलेबस में जो अभिधारणाएं हैं, उसको पर्टिकुलर अभिधारणा में ये लिखा तो नहीं है कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, लेकिन उसमें ये तो लिखा है कि दो बिंदुओं से होकर हम एक रेखा खींच सकते हैं। ये बात तो खैर लिखी है, लेकिन अगर हम इन जनरल कहें, यूक्लिड की अभिधारणाओं को देखें, तो उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि एक बिंदु से हम अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है कि आप इस तरह से लिखेंगे। इसमें हम ये नहीं लिखेंगे कि इस नंबर की अभिधारणा के अनुसार ये है, क्योंकि जो आपके सिलेबस में है उसमें किसी नंबर की अभिधारणा में ये बात नहीं कही गई है। लेकिन जो उनकी अभिधारणाएं हैं, अगर हम उनसे निष्कर्ष निकालें तो ये निष्कर्ष निकल जाता है कि एक बिंदु से हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना है, ये मैं कह रहा हूं। अब हम बढ़ते हैं सेकंड जो इसका पार्ट है, कि दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। ये जो है, देखो पहला वाला तो था असत्य। दो भिन्न बिंदुओं से होकर, एक बिंदु ये है एक बिंदु ये है, इनसे होकर असंख्य रेखाएं जाती हैं, ये बात गलत है। दो भिन्न बिंदुओं से एक ही रेखा जा सकती है। और ये जो उनकी पहली अभिधारणा है उसमें भी ये बात कही गई है कि दो बिंदुओं से होकर हम केवल एक अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। तो यहां पर दो बिंदु हैं, इनसे होकर केवल एक ही रेखा जा सकती है। ओके, तो ये कथन भी असत्य है। तो अब हम इसको लिखेंगे। तो यहां पर हम पहली बात तो यह है कि लिखेंगे कि ये असत्य है, और इसमें कारण क्या लिखेंगे? इसमें हम यूक्लिड की अभिधारणा का उल्लेख करेंगे। तो अगर आपको बिल्कुल पता है कि कौन सी अभिधारणा है तो अच्छी बात है। तो यहां पर यूक्लिड की पहली अभिधारणा जो आपके सिलेबस में है, वो ये कहती है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक हम एक रेखा खींच सकते हैं। ये है अभिधारणा, जो पहली अभिधारणा है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि यूक्लिड की अभिधारणाओं के अनुसार दो बिंदुओं से होकर हम अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं देखो। तो इस तरह से हम लिखेंगे। देखो, अगर आपको ये पता है कि ये यूक्लिड की पहली अभिधारणा है, जिसमें कहा गया है कि एक बिंदु से इस बिंदु को हम P नाम देते हैं, और एक अन्य बिंदु तक, एक अन्य बिंदु है जिसको हम Q नाम दे देते हैं, इनसे होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। अगर आपको ये पता है कि ये अभिधारणा एक है, तो आप ये लिखेंगे और इस तरह से आप कर देंगे। इसमें चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। और अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन सी अभिधारणा है, तो आप सिंपली ये भी कह सकते हो कि यूक्लिड की अभिधारणाओं के अनुसार दो भिन्न बिंदुओं से होकर केवल और केवल एक ही अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा नहीं हो। तो दो बिंदुओं से एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। ओके, या तो आप इस तरह से लिखो,
और या फिर अगर आपको एग्जैक्टली पता है फिर तो बेस्ट है। अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि क्या प्रॉपर अभिधारणा है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, तो इस तरह से। ओके, दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है। और ये आप ये बना देना फिगर। थर्ड पार्ट है, एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सत्य बात है ये कि एक शांत रेखा है, यानी शांत रेखा मतलब जो रुक जाती है, जिसको हम रेखाखंड कहते हैं बेसिकली, उसको हम दोनों रूप से बढ़ा सकते हैं। इधर से भी, दोनों ओर से, इधर से भी बढ़ा सकते हैं आगे और इधर से भी बढ़ा सकते हैं आगे। तो जो पहले रेखाखंड था उसको हमने रेखा का रूप दे दिया है। यही बात यहाँ पर कही गई है कि कोई रेखाखंड है उसको हम और आगे इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये है कहने का, शांत रेखा कहने का मतलब है कि एक रेखाखंड जो होता है। तो बिल्कुल ये बात सत्य है। ठीक, अब इसको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं। तो ये हम लिखेंगे कि सत्य है और यूक्लिड की अभिधारणा 2 के अनुसार, यह अभिधारणा 2 है, इसके अनुसार एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ओके, अर्थात अब देखो, यूक्लिड ने जिसको शांत रेखा कहा था वो एक्चुअल में आजकल हम उसको रेखाखंड कहते हैं। तो एक रेखाखंड को दोनों ओर से विस्तृत करके, एक रेखाखंड को, ये एक रेखाखंड है, रेखाखंड यानी शांत रेखा, इसको दोनों ओर से विस्तृत करके कि यहां से भी और यहां से भी बढ़ाया जा सकता है अनिश्चित रूप से। यानी अनिश्चित रूप से बढ़ाने का मतलब है कि इसको रेखा बनाया जा सकता है। तो ये रेखाखंड है, इसको रेखा बनाया जा सकता है दोनों ओर से विस्तृत करके। ठीक है, रेखाखंड में ये एरो नहीं लगे होते हैं इस तरह के, केवल यहाँ से यहाँ तक रुका होता है, बिंदु होते हैं इस तरह से, है ना, जिसको हम कहते हैं कि ये अंत बिंदु हैं। तो रेखाखंड में अंत बिंदु होते हैं, तो वही उसी का मतलब है शांत रेखा। और ऐसे बढ़ाने का मतलब है कि इसको रेखा हम बना सकते हैं। तो ये रेखा है, ये रेखाखंड है। समझ गए बात? तो हम लिखेंगे कि अर्थात एक रेखाखंड, रेखाखंड यानी शांत रेखा जिसकी यहाँ पे बात की है, को दोनों ओर से विस्तृत करके अनिश्चित रूप से बढ़ाकर रेखा बनाई जा सकती है। तो ये बात है। क्लियर, समझ आ गया? नेक्स्ट अगला है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। पहली बात तो है कि ये कथन है सत्य। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो। तो देखो, यहां पर यूक्लिड के अभिगृहित 4 का प्रयोग हम करेंगे, जिसमें वो कहा गया है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो यानी वस्तुएं संपाती होने का मतलब है कि बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेना, कि एक वस्तु ये है और दूसरी वस्तु भी इसी प्रकार से है कि जो इसको बिल्कुल अच्छी तरह से ढक ले। तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को ढक दिया है तो ये संपाती हैं और ये बराबर होंगी। अब ये बराबर होंगी तो इनके केंद्र संपाती होंगे। इसके अलावा जो इनकी परिधि है वो भी संपाती होगी, वो भी बिल्कुल बराबर है। तो जब केंद्र एक जगह पे है, केंद्र संपाती है, परिधि संपाती है, तो इनकी त्रिज्या भी संपाती होंगी और इस वजह से इनकी जो त्रिज्याएं हैं वो भी बराबर होंगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखो। तो ये उसको लिखने का प्रॉपर तरीका है, मैंने यहाँ पर लिखा है और देखो कैसे, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ जाएंगे। यदि दो वृत्त बराबर हैं तो वो परस्पर संपाती होंगे। बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि जो वस्तुएं परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो एक अगर ये है और दूसरा अगर इसके बराबर है तो इसको ढक देगा ना। तो यहाँ पर ये वृत्त बराबर हैं। ये वृत्त बराबर कैसे हैं? क्यों? क्योंकि आप नोटिस करेंगे ये बिल्कुल एक दूसरे के संपाती हैं। तो एक दूसरे के संपाती का मतलब बिल्कुल एक दूसरे को उन्होंने ढक दिया है। अगर ये एक दूसरे के संपाती हैं, यानी संपाती का मतलब केंद्र संपाती है और परिधि भी संपाती है, तो हुए नहीं वृत्त संपाती। तो क्योंकि ये वृत्त बराबर थे तो ये संपाती हैं। संपाती का मतलब केंद्र और परिधि संपाती है। तो अगर ऐसा है तो उनकी त्रिज्याएं भी संपाती होंगी। तो उनकी जो त्रिज्याएं हैं, एक ये है और दूसरी जो त्रिज्या है ये है, बिल्कुल उसके ऊपर है, दोनों ही संपाती हैं। तो अब अगर इनकी त्रिज्याएं भी संपाती हैं तो बराबर होगी ना। समझे भाई, वृत्त बराबर हैं, वृत्त बराबर होने का मतलब है कि संपाती हैं, एक दूसरे को ढक देते। संपाती होने का मतलब है एक दूसरे को ढक देना, है ना।
तो इसका मतलब क्या है कि इनका केंद्र संपाती है, इनकी परिधि संपाती है, एक दूसरे के ऊपर आ रही, तो त्रिज्या भी तो संपाती होगी, और त्रिज्या भी अगर संपाती होगी तो एक दूसरे के बराबर होगी, सीधी बात है, त्रिज्याएं बराबर होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वृत्त बराबर हैं तो त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। ये बात समझे, ये प्रॉपर तरीका है लिखने का, ये मैंने आपको समझा दिया है। एंड फाइनली हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट है। इस आकृति में यदि ए बी और पी क्यू बराबर हैं और पी क्यू और एक्स वाई बराबर हैं तो ये और ये बराबर होंगी। बिल्कुल ये सत्य है। और इसका कारण हम क्या लिखेंगे, आपको याद है कौन सी अभिगृहित है ये यूक्लिड की? ये यूक्लिड की पहली अभिगृहित है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों आपस में बराबर होती हैं। तो देखो, आप इस वस्तु को देखो और आप इस वस्तु को देखो, ये वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर है ना, तो यानी ये आपस में बराबर होंगी। तो ये सत्य है। तो इसके कारण में हम लिखेंगे यूक्लिड की अभिगृहित एक। तो ये सत्य है। और यूक्लिड की अभिगृहित एक के अनुसार वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों बराबर होती हैं। तो वे वस्तुएं यानी इस क्वेश्चन में वस्तुएं कौन सी हैं, यहाँ पर ए बी और एक्स वाई ये वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हैं, इसलिए आपस में बराबर हैं। तो हम यही लिखेंगे, हम ए बी इसमें बराबर है पी क्यू के, एक्स वाई है ये भी बराबर है पी क्यू के। तो ये वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लिखेंगे। और ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा।